इस भयावह कोविड काल में जहां हर तरफ से झकझोर देने वाली खबरें आ रही हैं, जहां ऐसा लगता है कि इंसानियत नाम की कोई चीज कभी इस दुनिया में हुई ही नहीं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो इंसानियत पर हमारे विश्वास को और पुख्ता कर देती हैं। ऐसी ही एक खबर हैदराबाद से आई है। दरअसल शहर के तब्बचौतरा इलाके में रहने वाली एक वृद्ध महिला लक्ष्मा का कुछ दिन पहले निधन हो गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। घर वालों ने उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं कराया, घर पर ही उनकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए लक्ष्मा और उनके रिश्तेदार आगे नहीं आए। उन्हें डर था कि लक्ष्मा ने कोविड-19 की वजह से अपनी जान गंवाई है। इस बीच जब लक्ष्मा के मुस्लिम पड़ोसियों को पता चला कि उनके घर वाले लक्ष्मा का अंतिम संस्कार करने से डर रहे हैं, तो वे खुद आगे आए। मुस्लिम पड़ोसियों ने एक गाड़ी अरेंज की। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए लक्ष्मा के पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा पर ले गए। जिन पड़ोसियों ने ऐसा किया उनके नाम आसिफ, जहांगीर, मोहम्मद अतहर अली, शमी और इस्माइल हैं। ये सभी लोग लक्ष्मा के अंतिम संस्कार वाली जगह पर भी मौजूद रहे, सभी रीति रिवाजों का पालन किया और इस समय खुद भी रोजा रखे रहे। इन लोगों ने फिर एक बार साबित किया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ये थी आज की कोविड कथा। कोरोना वायरस से जंग में एक तरफ जहां आम लोग घरों में रहकर अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इन लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता है। इनमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। महिला पुलिसकर्मी भी इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले उनकी समस्याएं अधिक हैं। क्या है ये समस्याएं, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कोरोना काल में महिला पुलिसकर्मी खुद को किस तरह से मोटिवेट रखती है? ऐसे कौन से लम्हे रहे जो उनके लिए काफी इमोशनल साबित हुए? ऐसे कौन से मंजर रहे जो शायद वो ताउम्र न भूल पाए? इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। कोरोना वायरस ने देश की जो दुर्गति कर रखी है उसके बारे में हम सबको पता है। रोज लाखों मामले आ रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ये कहना मानवीय होगा, लेकिन ये सच है कि लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। नदियों में लाशें बहाई जा रही हैं, फिर उन लाशों पर प्रशासनिक विवाद हो रहा है कि ये इस जिले नहीं उस जिले की जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर परिस्थितियों पर बहुत ज्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है। संकट का दौर है, सरकारों और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये दूसरी लहर खत्म हो जाए। टीकाकरण ने रफ्तार नहीं पकड़ी है, ऐसे में खुद ही सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। इस सावधानी में एक बड़ा पहलू घर पर रहना भी शामिल है। देश में ज्यादातर लोगों पर लॉकडाउन लगा हुआ है। आम लोग घर पर सुरक्षित रहें, इसलिए कई लोग बाहर हैं। बाहर रहकर ड्यूटी करने में एक बड़ा खतरा है। बीमार होने के साथ साथ मानसिक तनाव भी है, और इसमें भी अगर आपके पास अपनी ड्यूटी के अलावा घर के कामकाज का भी बोझ हो तो तनाव का अंदाजा लगाया जा सकता है, खासकर महिला पुलिसकर्मियों के संबंध में। एक महिला पुलिसकर्मी को किन किन चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसे समझने के लिए हमने ग्वालियर के एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर से बात की। उन्होंने जो हमें बताया, सुनिए। तो चुनौतीपूर्ण तो इसलिए है क्योंकि महिलाओं के वो भले ही किसी पद पे हों, उन पे एक परिवार की जिम्मेदारी होती है और सबके परिवार में कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोग और बच्चे हैं। तो ऐसे में ड्यूटी के बाद आइसोलेशन में रहना और ड्यूटी के अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने अपना पूरा सेपरेट सिस्टम कर रखा है अपने घर के ग्राउंड फ्लोर में, और मैं ऊपर जहाँ मेरे बच्चे और मेरी मदर, मेरी फैमिली के दूसरे लोग रहते हैं, वहाँ मैं बिल्कुल फाइनली जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है, चाहे रात के 11 बजे चाहे 12 बजे, तब मैं पूरा नहा धो के और उसके बाद ही ऊपर आती हूँ और अपना सारा सामान नीचे ही रखती हूँ। बीच में अगर मुझे दोबारा जाना हो और मेरे पास कपड़े बदलने नहाने का समय ना हो, फिर मैं नीचे ही रेस्ट करती हूँ। खाना वाना मैं नीचे ही खाती हूँ और अपनी पूरी वर्क रिलेटेड एसेसरीज, यूनिफॉर्म, बाकी सब चीजें नीचे ही रखती हूँ। ऊपर यदि फोन और सेट वगैरह लाना होता है तो उसको प्रॉपर सैनिटाइज करके लाती हूँ। और शायद 1 साल से मैंने अपने बच्चों को अपने बेड पे नहीं सुलाया है, क्योंकि और मैं अपना बाथरूम वगैरह भी बिल्कुल अलग यूज करती हूँ। और बच्चों से बैठ के जब भी बात करनी हो तो भले ही मुझे कभी कोई सिम्टम नहीं हुए, वैक्सीनेशन भी प्रॉपर हो चुका है, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके ही मैं बात करती हूँ कि पता नहीं कब ऐसी स्थिति आ जाए।
एक महिला पुलिसकर्मी सबसे पहले एक इंसान है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं और कोविड के दौरान लोगों को रोता बिलखता देख वे भी दुखी हो जाती है। किसी की मदद करने के बाद उनमें भी आत्मसंतुष्टि होती है, इमोशनल महसूस होता है उन्हें। ऐसे ही अनुभवों के बारे में बताया हमें सुमन गुर्जर ने। ये तो बहुत बार हो रहा है, अब ये तो बहुत ही हो रहा है ना, जैसे तो मतलब प्रतिदिन ऐसे मौके आ रहे हैं कि जब हम उसको भूल नहीं पाते उस इंसिडेंट को, है ना? जैसे हमें लॉकडाउन तो कराना ही है, तो कई बार हम ठेले वालों को और ऑटो वालों को, इनको जब उनका समय हो गया लॉकडाउन का, तो उनको वहाँ से हटाते हैं। वो इतनी बेबसी में कहते हैं, मैडम कुछ भी नहीं बिका है अभी तक, है ना? लेकिन हम उनको वहाँ रहने तो नहीं दे सकते। तो उनका दर्द बिल्कुल हम अपने यहाँ सामने महसूस करते हैं। कई घरों में मैं सोचती हूँ जब मुझे ऐसी तकलीफ होती है तो भई मैं तो शाम को घर आके अपने बच्चों को रोज़ देख रही हूँ। कई माताएँ जिनको कोविड हो गया 14-14, 15-15 दिन बच्चों से अलग एडमिट हैं, उनके बच्चों की देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे रह रहे हैं जैसे-तैसे। तो ये तो बड़े संकट का समय है और इमोशनल करने वाली चीज़ें तो रोज़ ही हो गई हैं। सुमन गुर्जर ने यह भी बताया कि लॉकडाउन का पालन कराने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने उस लम्हे के बारे में भी बताया जिसे वो ताउम्र भूल नहीं पाएंगी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अभी पिछले दिनों ही जैसा कि पूरा देश ऑक्सीजन क्राइसिस से जूझ रहा है, हमारे शहर में भी ये परिस्थिति बनी कुछ घंटों के लिए कि ऑक्सीजन की सब जगह ऐसी क्राइसिस होने लगी कि लग रहा था पता नहीं क्या होगा। और हम लोग खुद भी सड़कों पे बेतहाशा घूम रहे थे और हर जगह से खबर आ रही थी कि उन्होंने 15 मिनट का नोटिस दे दिया मरीज को, उन्होंने 10 मिनट का नोटिस दे दिया। तो हमारे सीनियर अफसर्स ने, हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब, आईजी साहब, इन लोगों ने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए हमको निर्देश दिए कि जहाँ वर्क प्लेसेस पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, कुछ वेल्डर्स के पास होते हैं, कुछ और लोगों के पास होते हैं जो जिनके काम में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ होता है, जो प्रोफेशनल ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, हालाँकि उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, डॉक्टर्स बताते हैं। तो वो हम लोगों ने अरेंज कर के और तुरंत इस हॉस्पिटल में उसे पहुँचाए और जब ये काम बहुत अच्छी तरह से हो गया, तो मुझे इतनी तसल्ली हुई कि कितना बड़ा काम किया है। यदि ये नहीं हो पाता, तो कितने मरीजों की जान चली जाती और डॉक्टर्स हमको रो-रो के थैंक्स बोल रहे थे। डॉक्टर हमको रो-रो के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैडम किसी भी तरह 2 सिलेंडर मिल जाएँ, 10 मिनट की ऑक्सीजन बच रही है। रात में 4 बजे डॉक्टर्स रो रहे थे, उनके घरवाले रो रहे थे। तो ये एक जो काम तो पुलिस हमेशा ही समाज के लिए करती है, भले ही वो उतना रिकॉग्नाइज़ नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा काम था कि जो जीवन भर याद रहेगा, ईश्वर ने ऐसे हमको करने का मौका दिया। एक ऐसे वक्त में जब शारीरिक तनाव के साथ साथ मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे में महिला पुलिसकर्मी खुद को किस तरह से मोटिवेटेड रखती हैं, इसका जवाब भी हमने जाना सुमन से। भर्ती थे, इसी के लिए तो भर्ती हुए थे। पुलिस में आए इसीलिए थे कि लोगों की परेशानियों के वक्त उनका काम कर पाएँ, उनकी मदद कर पाएँ, उनके लिए कुछ कर पाएँ। इसी के लिए तो भर्ती हुए थे। तो जो हम लोग क्राइम का और क्राइम प्रिवेंशन का काम हमेशा करते थे, उससे अलग हट के ये काम मिला है। इसमें निश्चित रूप से पुलिस को रिकॉग्निशन भी ज़्यादा मिल रहा है, तारीफ़ भी ज़्यादा मिल रही है और लोग पुलिस की सराहना भी बहुत कर रहे हैं। तो ये एक अलग तरह का काम है और जो वर्दी पहन लेता है फिर वो चिंता कब करता है? वो तो चाहे उसमें एनकाउंटर में जा रहा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में जा रहा हो, रिस्क फैक्टर तो उसके साथ हमेशा ही है। तो इसमें तो हमसे ज़्यादा रिस्क तो कॉमन मैन को है, जिसको वैक्सीन नहीं लगे, जिसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। इन्हीं सवालों के जवाब हमें इंदौर की एडिशनल एसपी मनीषा पाठक सोनी से भी मिले। उन्होंने जो हमें बताया, सुनिए। अपने सामने ये चुनौती रहती है कि पब्लिक को समझाना भी है और सख्ती भी नहीं करनी है। उसको पब्लिक खुद भी अनरेस्ट की पोज़ीशन में आ जाती है कई बार। उसकी अपनी परेशानियाँ हैं, उसके पीछे अपना उसका बैकग्राउंड है, कोई और कारण है जिसके कारण वो तनाव में है। और पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार देखें तो समाज का हर वर्ग तनाव में ही है। किसी की सैलरी को लेकर के समस्या है, किसी का जॉब छूट गया है, किसी के बच्चे की पढ़ाई की समस्या है, किसी का परिवार में कोई बीमार है या और कोई हादसा हो गया है। ऐसी स्थिति में पब्लिक को ये समझा पाना कि ये लॉकडाउन या ये रोका-टोकी आपके भले के लिए है, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होती है। और बीइंग अ फीमेल हमारे साथ ये डबल चुनौती होती है क्योंकि हम अपने घर पे अब हेल्पर्स नहीं अलाउ कर पाते। तो ऐसे में जो घर पे हेल्पर्स पहले कभी होते थे, तो हमको वो सारे
खत्म करने पड़े, तो घर का फ्रंट भी हमारे लिए बहुत कई गुना खुला हुआ है इस वक़्त कि हम अपने घर में अपनी फैमिली को जो बेसिक फूड और बाकी फैसिलिटीज़ हैं, वो हम खुद ही प्रिपेयर कर पाएँ और खुद की हेल्थ का भी ख़्याल रखें और घर की हेल्थ का भी ख़्याल रखें। और ऐसे में जो हमारे घर के अंदर हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे मेरे साथ मेरे पेरेंट्स, जिया है, तो चूँकि वो उनका भी सोशल कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म है। ऐसे में वो भी तनाव में आते हैं, उनको भी नेगेटिव न्यूज़ जो मिलती है उसके कारण उनको भी घबराहट होती है। तो उनको उस तनाव और घबराहट से निकाल के रखना है, उनको हैप्पीनेस भी देनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ एक साथ एक बड़ी कठिन चुनौती के तौर पर है अभी सामने। बहुत सारे मौके होते हैं, ख़ास करके जब बिल्कुल घर में बहुत करीबी का हादसा होता है। मेरे बहुत करीब में पारिवारिक मेरी फ्रेंड है और बहुत क्लोज़ हम लोग हैं और उसके हस्बैंड की अचानक डेथ हुई। ऐसी स्थिति में मैं बहुत ही विपरीत स्थिति में थी कि मैं उससे मिलने जा पाऊँ। मैं उससे मिलने जाऊँ या ना जाऊँ, घर में भी घोर विरोध था कि ऐसी स्थिति में तुम कैसे मिलने जाओगी? और सभी फ्रेंड्स भी मना करते थे। पर उस वक़्त मुझे लगा कि एज़ अ फ्रंट लाइन वर्कर मैं वैसे भी तो पब्लिक के लिए निकलती हूँ घर से बाहर, तो अपने फ्रेंड के लिए मैं क्यों ना निकलूँ और मैं क्यों ना उससे जाकर मिलूँ। और मैं उसके पास गई, उसको मैंने सहारा दिया, सांत्वना दी, बात की। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि उसके दर्द को पता नहीं मैं कितना कम कर पाई, पर मैं अपने दर्द को ज़रूर थोड़ा-सा बाँट पाई और थोड़ा-सा मुझे राहत मिली। मेरे लिए वो 2 दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और बहुत कठिन थे मेरे लिए। कि कई बार 2-3 फ्रंट्स पर एक साथ हम लड़ रहे होते हैं और उस वक़्त में बहुत थकान कई बार लगती है। तो ऐसे में मैं अपने सीनियर्स को देखती हूँ, जैसे कि इंदौर के कलेक्टर साहब हुए या इंदौर के डीआईजी और आईजी साहब हुए और मुझे लगता है कि वो उम्र में मुझसे ज़्यादा हैं। ओहदे में मुझसे बड़े हैं और उसके बाद भी वो मुझसे कहीं ज़्यादा फ्रंट पर खड़े हुए हैं। और वहीं ऐसी कई हमारी महिला आरक्षक और प्रधान आरक्षक भी हैं, जो मेरे से छोटी रैंक पर हैं, मेरे से कम उम्र की हैं, कम अनुभवी हैं। उसके बाद भी वो अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। और तीसरा फ्रंट मैं देखती हूँ नगर रक्षा समिति को जो इंदौर में बहुत सक्रिय तौर पे कार्यरत है, इनको देखूँ तो इनको कोई पेमेंट नहीं होता। ये सिर्फ़ सेवा भाव से ही खड़े होते हैं। तो ऐसे लोग अगर खड़े हो सकते हैं तो मैं जिसे एक सैलरी मिल रही है, जिसका एक अच्छा खासा घर है, जिसको एक साधन संपन्न जीवन मिला हुआ है। अगर मैं ड्यूटी ना करूँ तो फिर मैं कैसे अपने आप को जस्टिफ़ाई कर पाऊँगी? तो यही सब चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं और खड़ा रखती हैं अपनी जगह पर। मनीषा पाठक सोनी ने अपनी जूनियर कर्मियों की मुश्किलों के बारे में बताया। ये भी बताया कि वे किस तरह से इसका समाधान करती है। इंदौर की लगभग सभी लेडी ऑफिसर्स और स्टाफ जो है, मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है और जिसकी जो व्यक्तिगत समस्या होती है, तो वो भी आकर के मुझे बताती हैं। और अगर वो सीनियर ऑफिसर के पास जाती हैं, तो सीनियर्स भी उसको यही डायरेक्ट कर देते हैं कि पहले जाकर के पूरी बात अपनी कह लो और जो एमिकेबल सॉल्यूशन निकले, मतलब ऐसा सॉल्यूशन ना हो कि जब पूरे से महिला के ही पक्ष में हो जाए, क्योंकि हमको विभाग भी चलाना है तो छुट्टी दे करके और आराम करवा के नौकरी नहीं हो सकती। तो उनका बीच का रास्ता निकालने का हम लोग पूरा कोशिश करते हैं और निश्चित तौर पे कांस्टेबलरी रैंक पे या हेड कांस्टेबल रैंक पे ये समस्या रहती है कि बच्चे छोटे हैं, किसके पास छोड़ कर के जाएँ और फैमिली का सपोर्ट कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। तो हम बीच का रास्ता निकालते हैं कि अगर उसकी ड्यूटी आवर्स कुछ कम कर सकें या ड्यूटी प्लेस चेंज कर सकें या उसको थोड़ा-सा मोटिवेशन या एप्रिसिएशन दे दें जिससे कि वो काम पर दोबारा खुशी-खुशी लग जाए। तो इस तरह से करना पड़ता है। इसी तरह की कुछ बातें हमें दंतेवाड़ा की डीएसपी शिल्पा साहू ने भी बताई। महिला की अगर मैं बात करूं, जो चाहे किसी भी विभाग की हो, तो बिल्कुल उनको परिवार को भी ध्यान देना रहता है और अपना जो है ड्यूटी को भी निभाना है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे खुद को सुरक्षित रखें और सुरक्षित रहेंगी वे तो बिल्कुल उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, तभी वो अपनी ड्यूटी भी अच्छे से कर पाएंगी। तो यहाँ चुनौती सबसे बड़ी आती है अपने आप को सुरक्षित रखना और वो तभी हो सकेगा जब हम कोरोना से बचे रहे और उससे बचने के लिए बिल्कुल हर उस गाइडलाइन का पालन करें।
बिल्कुल कई बार ड्यूटी करने के टाइम ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिसमें कई कोरोना पॉजिटिव लोग जो हैं उनको उनके परिजनों के द्वारा हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। उनको हम लोग रास्ते में कई बार उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण, या कई बार ऐसा हो जाते हैं कि हम ऐसे लोगों को भी देखे हैं जो अपने परिजनों को खो चुके हैं, और कई ऐसे समाचार प्राप्त होते हैं कि जो स्टाफ हमारे साथ ड्यूटी कर रहे हैं उनके परिजनों की मृत्यु जो है कोरोना के कारण हुई है। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी स्थितियाँ हमको देखने मिलती हैं, और ये सब नज़ारे जो सामने से गुजरते हैं जिनकी कोरोना के कारण मृत्यु होती है, बिल्कुल इमोशनल करने वाला रहता है। इन सभी महिला पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने के लिए भी कहा है, खासकर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर। आखिर में यही कि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में हम सभी को अपना रोल अदा करना है। हम में से ज्यादातर लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग फ्रंटलाइन पर हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने व्यवहार से हम उनकी मदद कर सके, ना कि उनका काम बढ़ाए। बेवजह घर से बाहर न निकले और उनके लिए परेशानियां खड़ी करने से बचें। यहाँ खत्म होती है दिन की बड़ी खबर। अब आते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी केरल से है। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता KR गौरी का निधन हो गया है। वे जनाधिपत्य संरक्षण समिति की नेता थी, काफी समय से बीमार चल रही थी। पिछले हफ्ते ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा उनसे मिलने भी आए थे। KR गौरी केरल में लंबे वक्त तक मंत्री पद पर भी रही। 6 अलग अलग सरकारों के नेतृत्व में उन्होंने अलग अलग मंत्रालय संभाले। उनका जन्म 14 जुलाई 1919 को अल्फूजा में हुआ था। पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने उस समय राजनीति में प्रवेश किया, जबकि महिलाओं के लिए इस क्षेत्र के दरवाजे उस वक्त लगभग बंद थे। पॉलिटिकल एक्टिविज्म के चलते वे कई बार जेल भी गई। सबसे पहले वे 1957 में नंबूरदीपाद सरकार में राजस्व मंत्री बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ जाने के बाद CPM में शामिल हुई। साल 1994 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और कांग्रेस के खेमे में शामिल हो गई। हालांकि वे बाद में लेफ्ट फ्रंट में भी शामिल हुई। आखिरी सांस तक वे वामपंथ की ओर झुकी रही। दूसरी सुर्खी असम के सिलचर से है। यहाँ से एक सफाई कर्मी महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप होने की खबर आई है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता 9 मई को अपने घर से वापस जा रही थी। इसी दौरान 3 लोगों ने उसे दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। मेडिकल टेस्ट में महिला के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है। साथ ही साथ पीड़ित कोरोना वायरस पॉजिटिव भी पाई गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों समय ग्वाला, कनकलाल ग्वाला और महेश ग्वाला को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि अदालत में पेश किए जाने से पहले तीनों आरोपियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। तीसरी और अंतिम सुर्खी बिहार के भागलपुर से है। यहाँ पर कोविड मृतक की पत्नी ने निजी अस्पतालों के स्टाफ और डॉक्टरों पर संगीन आरोप लगाए हैं। महिला ने लोकल अस्पताल के स्टाफ पर यौन शोषण, मायागंज और पटना के 2 अस्पतालों के डॉक्टरों पर पति के इलाज में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया है। एक वीडियो में महिला ने बताया कि तीनों अस्पतालों के डॉक्टरों ने और स्टाफ ने उनके पति को अटेंड करने से मना कर दिया। गंदी चादरें तक नहीं बदली, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन तक बर्बाद कर दिए। पीड़िता ने बताया कि लोकल अस्पताल में जब उन्होंने ज्योति कुमार नाम के अटेंडेंट से मदद मांगी तो उसने उनका दुपट्टा छीन लिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आरोपी कमर में हाथ रखकर मुस्कुरा रहा था। इन आरोपों के बाद सामने आने के बाद ज्योति कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इलाज में लापरवाही बरतने के आरोपों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये था आज का ऑर्डिनरी शो। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।